से आपकी केंचुओं की संख्या बढ़ेगी। केंचुओं की संख्या अगर मिट्टी में बढ़ेगी तो जो हम 1000 रुपये 1200 रुपये क्विंटल का केंचुआ खाद खरीद कर मार्केट से ला रहे हैं वो सीधा सीधा हमारे खेत में, हाँ, खेत में बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके कई सारे फायदे हैं जीवामृत। नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले एक बहुत ही शानदार जैविक तरल खाद के बारे में। देखिए, जैविक नाम सुनते ही हमारे मन में डर आने लगता है कि अरे यार, जैविक खाद अब कैसे बनाएंगे, कहाँ से सामग्री लाएंगे, इसको बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसको उपयोग करना काफ़ी मुश्किल होता है। और जब ये समस्याएँ दिमाग में आती है तो हम जैविक को छोड़कर वापस से केमिकल या फिर आसान विधि की ओर भागने लगते हैं। तो किसान भाइयों, आज जो हम जैविक तरल खाद आपको बताने वाले हैं, इसको बनाना सबसे आसान है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बनाने में काफ़ी कम समय लगता है। जो इस जैविक तरल खाद को बनाने में जो सामग्री लगती है उसको उपलब्ध कराना तो आपके लिए इतना आसान होगा जैसे कि हम घर में खाना बनाते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें जो सामग्री लगती है वो आपके घर में ही आधी तो मिल जाएगी और आधी आपको घर से बाहर निकलते ही मिल जाएगी। तो इसको बनाने की विधि काफ़ी आसान है और जब आप इस जैविक तरल खाद को बनाकर आपकी फसलों पर उपयोग करेंगे तो किसान भाइयों, मज़ा आने वाला है। आज हम आपको जो खाद बनाना सिखा रहे हैं वो काफ़ी आसान है और जो सामग्री मिलना है वो तो इतनी आसानी से मिलेगी। देखिए, दो चीज़ें होती है, एक तो बनाने की विधि भी आसान होना चाहिए, दूसरा जो उस विधि में सामान लग रहा है वो भी हमको काफ़ी आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अगर आपको कोई सामान मिलना मुश्किल हो रहा है तो फिर हम वो चीज़ को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उसको बनाने के बारे में सोचते भी नहीं है। तो इतनी आसानी से उपलब्ध होने वाली सामग्री के साथ में हम यह तरल खाद बनाने वाले हैं और ये तरल खाद के इतने सारे फ़ायदे हैं जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो देखिए किसान भाइयों, जो आज हम तरल खाद बनाने की विधि के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या सामग्री लगती है, सबसे पहले हम सामग्री देखते हैं, उसके बाद में हम वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए, सिर्फ 5 प्रकार की आपको सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहला जो ये टब में डला है ये गौमूत्र है। देसी गाय का गौमूत्र आपको लेना है या फिर गौवंश का किसी का भी गौमूत्र चल जाएगा। जैसे गौवंश में बैल हो गया, केड़ा हो गया या फिर गाय, गौवंश होना चाहिए। उसका गौमूत्र लेना है 10 लीटर। उसी के साथ में आपको देसी गाय का गोबर लेना है 10 किलोग्राम। उसके बाद में किसी भी दाल का बेसन, जैसे चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये अभी चने की दाल का बेसन है हमारे पास। सबसे ज़्यादा उपयुक्त तो चने की दाल का बेसन ही होता है। तो चने की दाल का बेसन, उसी के साथ में गुड़, और गुड़ के अलावा ये जो है आपकी मेड़ की मिट्टी, जैसे आपके यहाँ खेत की मेड़ पर जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जहाँ पर जुताई नहीं होती है, खेती नहीं होती है, उस जगह की मिट्टी लेना है। मिट्टी सिर्फ एक मुट्ठी भी अगर इतनी भी होगी तो आपका काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है इसकी। और ये मिट्टी क्यों लेते हैं हम इसमें जीवामृत में, उसका कारण ये है कि ये जो मिट्टी होती है इसमें किसी प्रकार की जुताई नहीं होती है, ना हमारा कोई केमिकल डलता है, जिसके कारण इसमें काफ़ी सारे जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो फसल को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उस प्रकार के बैक्टीरिया इसमें उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण हम ये मिट्टी लेते हैं। और ये जो गुड़ इसमें लेने का कारण ये है कि ये जो गुड़ होते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन होने में मदद करता है गुड़। और जो हमारा तरल खाद में जो बैक्टीरिया बनने वाले हैं उनका एक प्रकार से ये भोजन होता है। बेसन, ये जो गाय का गोबर है यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसान भाइयों, क्योंकि गाय के सिर्फ 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी फसल के लिए उपयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये सामग्री होती है। और ये जो गाय का गौमूत्र है ये भी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, इसलिए हम इसका भी उपयोग करते हैं इसमें। तो ये इस प्रकार से ये सामग्री लगती है जो कि हमारी फसल के लिए पूरे जीवन काल में उपयुक्त होती है। तो देखिए किसान भाइयों, ये गुड़ है। गुड़ को इस प्रकार से आपको पूरी तरीके से घोल लेना है। अगर पूरी बड़ी बट्टी लाते हैं तो पहले उसको किसी भी साधन से कूट के छोटे टुकड़े कर लेना है और उसको पानी में इस तरीके से पूरा घोल लेना है। इसका पूरा घोल कंप्लीट होने के बाद में फिर ये जो चीज़ें हैं, गुड़, ये गोबर, बेसन और मिट्टी है, इनको भी आपस में सबको इकट्ठा मिला के अच्छे से घोल बनाना है। अभी आप देखेंगे पूरी प्रोसेस वीडियो में, इस प्रकार से इसको पूरा घोल बनाना है। ये गुड़ है, इसको थोड़ी देर लगेगी घुलने में, तब तक हम इसको गोबर को और गौमूत्र को एक साथ घोल लेते हैं। ये इस प्रकार से गोबर को इसमें डालना है और इसको पूरी तरीके से अच्छा मिलाना है जब तक कि ये पेस्ट नहीं बन जाए। पूरी तरीके से इसको ख़त्म करना है, दोनों हाथों से अच्छा मसल के। गौमूत्र में हम डायरेक्ट अभी गोबर को मिला रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा तरल पदार्थ कम है, पानी कम है, गौमूत्र कम है, तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से अच्छा मसल के पूरा ख़त्म कर देना है, पूरा पेस्ट बनाना है। और इसमें किसान भाइयों, आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि अगर जैसे आप गौमूत्र और गोबर ले रहे हैं तो इसमें गौमूत्र जितना पुराना होगा उतना अच्छा है और गोबर जितना ताज़ा होगा उतना अच्छा है। तो अगर आपको गौमूत्र अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल भी पुराना मिल रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उस गौमूत्र का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन गाय का गोबर 7 दिन के बाद वाला तो बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। ये जितना ताज़ा होगा, जैसे आज का अगर अभी तत्काल का है तो और बहुत बढ़िया है, 1 दिन या 2 दिन तक का आप लें, इससे ज़्यादा पुराना लेंगे तो इसमें बैक्टीरिया की जो संख्या है वो कम होने लगती है धीरे धीरे करके। तो जितना ताज़ा गोबर होगा उतने काम का है और गौमूत्र जितना पुराना होते जाएगा उतना उसकी ताकत बढ़ती जाएगी।
ये देखिए किसान भाइयों, ये अभी हमने गौमूत्र में गोबर पूरी तरीके से मिला दिया है। आपको भी इतनी मेहनत करना पड़ेगी। अगर आपको गोबर गीला मिल जाता है पहले से तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर गोबर थोड़ा सा सूखा या कड़क मिल जाता है तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। तो कोशिश ये करेगा कि ये पूरी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए अभी किस तरीके से पूरा पेस्ट बन चुका है। इस प्रकार से आपको भी इतनी मेहनत करके इसको पूरा तैयार करना है। अभी ये घोल हमारा तैयार हो गया है गोबर और गौमूत्र का। इसी में हम गुड़ भी ऐड कर रहे हैं। गुड़ हमने थोड़ी देर पहले इसमें गला के रख दिया था। इसमें जो छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं इसको हम रख लेंगे और बाकी जो ऊपर का पानी है पूरी तरीके से इसमें हम इसको मिला देंगे। और ये जो बचा हुआ गुड़ है इसको भी हम बाद में और वापस से घोल कर इसमें ऐड कर देंगे। तो ये अभी गोबर हो गया है, गौमूत्र हो गया है और गुड़ हो गया है। अभी इसके बाद में बेसन को भी आपको अलग से इसको घोल बनाकर पेस्ट बनाकर इसमें डालना है, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट उसमें ऐड कर दोगे तो उसके छोटे छोटे से बॉल्स बन जाएंगे, बबल बन जाएंगे और वो घुलेगा नहीं, वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। तो आपको बेसन को भी अलग से घोल बनाकर उसमें ऐड करना है। बस जैसे हम भजिए के लिए बेसन तैयार करते हैं उस प्रकार से आपको इसको पूरा पेस्ट बना लेना है। इसको पूरा अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद ही उसको पानी में ऐड करना है। इस प्रकार बेसन को भी पूरा घोल बना लेना है अलग बर्तन में। उसके बाद में इसको भी इसमें ऐड कर देना है। सबसे लास्ट में जो आपकी मेड़ की मिट्टी इसको इसमें ऐड कर लेना है, उसको भी घोल कर इसमें डाल देना है। ये आपका जीवामृत का पूरा मिश्रण तैयार हो चुका है किसान भाइयों। इतना करने के बाद में जो आपका एक बड़ा ड्रम है 200 लीटर पानी का या 100 लीटर पानी का, आपको जितना भी बनाना है, ये अभी जो हमने सामग्री तैयार हुई है 200 लीटर के हिसाब से तैयार हुई है। अब इस पूरे मिश्रण को उठाकर जो बड़ा ड्रम है हमारा 200 लीटर का उसमें इसको डाल देंगे और उसके बाद में ये 2 दिन तक ऐसे कैसे ही रहेगा। और 12 घंटे में एक बार इसको मिलाना है किसी बड़े डंडे की सहायता से क्लॉकवाइज में, घड़ी की दिशा में, जिस तरफ आपकी घड़ी घूमती है उसी दिशा में इसको आपको अच्छे से मिश्रण करना है, मिलाना है। एक बार सुबह एक बार शाम को, ऐसा करके आपको इसको 4 बार करना पड़ेगा, क्योंकि 48 घंटे तक ये हमारा मिश्रण रहेगा। 48 घंटे के बाद में आप इसको कभी भी उपयोग कर सकते हैं। कम से कम 48 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। 7 दिन के बाद में अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो फिर ये वापस से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तब तक ये पूरा पावरफुल रहेगा 7 दिनों तक। तो अभी हम इसको ड्रम में ऐड करते हैं। तो ये जो हमारा घोल पूरा तैयार किया था इसको हमने 200 लीटर के ड्रम में डाल रहे हैं। 200 लीटर का जो हमारा ड्रम है और जो पानी है इस घोल के साथ में 200 लीटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 200 लीटर पानी अलग से ले रहे हैं और 15-20 लीटर का जो हमारा घोल बना है इसको अलग से ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 200 लीटर में पूरा घोल का मटेरियल भी आ जाएगा और आपका पानी भी आ जाएगा। अब ये जो मिश्रण आपका तैयार हुआ है इसमें ये अभी ड्रम थोड़ा सा खाली है, 10-15 लीटर की और गैप है। इसको पूरा यहाँ तक भर देना है, पूरा फुल भी नहीं करना है, ताकि जब आप इसको मिलाएं डंडे की सहायता से, जब इसको मिश्रण करें तो उस समय आपका ये पानी या जो घोल है बाहर नहीं डुले, इसलिए इसको थोड़ा सा खाली रखना है, गैप रखना है इसमें। तो किसान भाइयों ये पूरी तरीके से आपका जीवामृत का जो घोल है ये रेडी हो चुका है। अब जब ये आपका घोल बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा किसान भाइयों, तो इसको किसी भी कपड़े या जूट की बोरी से ढक के रखना है। प्लास्टिक या ढक्कन नहीं लगाना है, इसको एयर टाइट नहीं करना है, खुला रहने देना है। लेकिन इसमें कुछ भी ऊपर से कोई अवशिष्ट पदार्थ ना गिरे, इसलिए इसको जाली के कपड़े से या जूट की बोरी से ढक कर रखना है। और जब आपको इसको हिलाना है, मिलाना है, उस समय इसको जूट की बोरी को हटा के मिला देना है, वापस से ढक देना है। ये जो आपने बनाया दिया खाद, तरल खाद, इसका उपयोग कहाँ पे अपन कर सकते हैं? ये जो तरल खाद है इसका उपयोग आप दोनों प्रकार से पहले तो कर सकते हैं। जैसे आप इसको पर्णीय छिड़काव यानी कि पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। दूसरा आप इसको जड़ों के माध्यम से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो 200 लीटर का ड्रम बनकर आपका खाद तैयार हुआ है इसको आप प्रति एकड़ की दर से उपयोग करेंगे, 200 लीटर प्रति एकड़। और इसको आपको कम से कम 20 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना इतने अंतराल पर आपको इसको लगातार इसका उपयोग करते रहना है। अभी इसमें जो आपकी फसल को आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे अगर हम एक टेक्निकल भाषा में बात करें तो पौधे को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, नीचे ज़मीन की जड़ से लेकर ऊपर टॉप की पत्ती तक के लिए। तो इसमें लगभग आपको सारे पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएंगे। अभी इसमें जैसे जो एनपीके होता है, जो मुख्य तो है खासकर हमारा एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो उसकी इसमें प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। ये जो हमारा तरल खाद बनकर तैयार हुआ है और इसे जीवामृत कहा जाता है, जो कि खेती के लिए और जीवन के लिए अमृत के समान है, इसीलिए इसका नाम भी जीवामृत रखा गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ फसलों के लिए नहीं, हमारे जो जीव जंतु है और जीव विज्ञान है उनके लिए भी एक प्रकार का अमृत है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसका छिड़काव कर सकते हैं प्रति पंप में कितना लीटर देना? अगर आप इसका छिड़काव कर रहे हैं, आपकी फसल छोटी है तो आपको इसको 3 से 4 लीटर प्रति 15 लीटर की दर से उपयोग करना है। लेकिन अगर आपकी फसल बड़ी है तो आप इसको आधा आधा करके उपयोग कर सकते हैं। आधा पानी लेना है और आधा जीवामृत लेना है, जब आपकी फसल अच्छी परिपक्व अवस्था में हो जाएगी तब। और अगर आपकी फसल छोटी है तो उस समय में थोड़ा सावधानी के हिसाब से, क्योंकि इसमें गौमूत्र डला होता है और गौमूत्र हमारी पत्तियों को, जो फसल की पत्तियां, जो कोमल पत्तियां रहेंगी उनको जला सकता है। हाँ, उनको जला सकता है। इसलिए इसका जो उपयोग की मात्रा है शुरुआत में हमको कम लेना है। जब हमारी फसल परिपक्व अवस्था में हो जाएगी तो फिर हम इसको 50-50 करके हमारी फसलों के ऊपर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो स्प्रे करने की विधि है उसको आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हम केमिकल का स्प्रे करते हैं तो फटाफट हाथ हिलाते हुए निकल गए, इस प्रकार से इसका उपयोग नहीं करना है। इसको एकदम शांति से पूरी तरीके से फसल को, हाँ, पौधे को पूरा निलाते हुए उपयोग करना है, ताकि जो इसकी जो बूंदें गिरेंगी तो पौधे की जड़ों तक, मिट्टी तक भी जाके गिरे। अगर आप इसका ड्रिप से उपयोग करते हैं या ज़मीन में इसका उपयोग करते हैं तो आपकी ज़मीन में ये केंचुओं की मात्रा को भी बढ़ाएगा, केंचुओं की संख्या को कई गुना तक बढ़ा देगा। किस प्रकार से आपके केंचुओं की संख्या बढ़ेगी, केंचुओं की संख्या अगर मिट्टी में बढ़ेगी तो जो हम 1000 रुपये 1200 रुपये क्विंटल का केंचुआ खाद खरीद कर मार्केट से ला रहे हैं वो सीधा हमारे खेत में, हाँ, खेत में बनना स्टार्ट हो जाएगा।
तो इसके कई सारे फायदे हैं जीवामृत के। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जीवामृत को बनाकर उपयोग करके जरूर देखेंगे, रिजल्ट आपको इसके विजिबल रहेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।